चंद्रयान मिशन के बाद भारतीयों की खास तौर पर एस्ट्रोनॉमी को लेकर रुचि बढ़ी है और लोग अब एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन भारत का एस्ट्रोनॉमी का ये सफर या खगोल विज्ञान का ये सफर नया नहीं है। भारत में सदियों से ही खगोल विज्ञान को लेकर रिसर्चेस होती रही हैं, उसके बारे में बोला गया है, लिखा गया है। और किस तरीके से, अगर हम वेद काल से बात करें तो वेद काल से लेकर अब तक एक पूरी जर्नी रही है, जहां पर इन एस्ट्रोनॉमी रिसर्चेस की अगर बात करें, उन्होंने धीरे धीरे आगे के पड़ाव को कवर किया है। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी की, जिनको मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वैदिक काल, जिसमें वेदों में क्या जिक्र रहा एस्ट्रोनॉमी का, क्या उस वक्त किसी तरीके के प्लैनेट्स के बारे में कोई जानकारी थी, उनसे जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन थी, और एक उसके बाद यानी कि पोस्ट वैदिक काल में क्या प्रोग्रेस हुई, क्या रिसर्च हुई इस पूरी एस्ट्रोनॉमी को लेकर। इस पर आज बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेस इंडिया से योगेश कुमार जोशी मौजूद हैं। योगेश जी, ये बात अक्सर कही गई है कि अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, और जब हम भारतीय संदर्भ में इसकी बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की इसके संदर्भ में बात करते हैं, बहुत पुराना इतिहास है हमारा। किस तरीके से इस जर्नी को आप देखते हैं? तो मैम, अगर हम एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान की जर्नी की जो बात करते हैं, एक आइडिया लिया जाता है कि वैदिक समय से हम इसको देखते आ रहे हैं। जब ऋषि लदग ने कुछ स्क्रिप्ट्स, अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने चालू किए, उन्होंने बताया कि कैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उन्होंने जब इसको दोबारा लिखा, इसके कुछ वर्सेस को दोबारा लिखा गया, तो वहां से हमें समझ आया कि जो खगोल विज्ञान है उसका इंटरेस्ट आज से नहीं, कई हजार वर्षों से। अगर मैं वेदांग ज्योतिष, जो पहला एस्ट्रोनॉमिकल पुस्तक आप कहें या फिर लेख आप कहें माना जाता है, जिसमें डेट्स वगैरह के बारे में, कि आप आज भी जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है, जो डेट्स, टाइम, मुहूर्त वगैरह की हम जो बात करते हैं, इस पे बेस्ड है। तो वेदांग ज्योतिष का पहला आप बुक, हैंड बुक कह लीजिए, कुछ 3500 साल पहले का इसका समय माना गया है। मतलब 1500 BC से 1200 BC, इस बीच में। किंतु वो कहते हैं ना कि समय के साथ साथ जो इतिहास है, अगर आप उसको सहेजेंगे नहीं तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा। वही हाल इंडियन एस्ट्रोनॉमी या भारतीय खगोल विज्ञान का भी रहा है। तो बात करते हैं हम 1500 साल 1200 साल पुराना, उस टाइम पे जब वेदांग ज्योतिष के बारे में हम बात करते हैं, तो वो हमारा कहते हैं कि पहला टेक्स्ट था। लेकिन समय के साथ, क्योंकि उस समय जब ये सारा इंफॉर्मेशन लिखा गया, उसके बाद उसको आगे पास ऑन कैसे किया, जैसे जो गुरु शिष्य परंपरा रही, जहाँ पे हम लोग ओरली सारी चीजें समझते थे। हम अब यहाँ आप देखेंगे कैसे गुरु जी अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, कुछ ग्रह वगैरह के बारे में बता रहे हैं। हमेशा से भारत का जो विज्ञान रहा है वो नवग्रह को जानता है। हम अगर अपने एस्ट्रोलॉजी में आज भी नवग्रह के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सभी चीजों की खोज, इन सभी चीजों का मूवमेंट, क्योंकि पहले के समय में जब टेलीस्कोप नहीं था, टेलीस्कोप जो कुछ 400 वर्ष पहले लगभग बनाया गया है, तो उससे पहले हमारी जितनी भी एस्ट्रोनॉमी थी वो सब पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी, मतलब तारों का पोजीशन क्या है, प्लैनेट्स का पोजीशन क्या है, सन मून का पोजीशन क्या है, किस दिन हमारे दिन छोटे होंगे, बड़े होंगे, सॉल्स्टाइस, इन सब का विज्ञान, स्टार्स के रिस्पेक्ट में सन मून का पोजीशन कैसे चेंज होता है, इन सब के ऊपर ज्यादा बेस था। मतलब हम पोजीशन की ज्यादा बात करते थे। मैं इस पे ये सवाल पूछना चाहूंगी, जिसको आप कह रहे हैं कि जो अवेलेबल है हमारे पास वेदांग ज्योतिष जो है, ये किन वेदों से इसमें फैक्ट्स लिए गए हैं, और मतलब मूल तौर पे अगर हम बात करें तो किन वेदों को हम मानते हैं जहां पर एस्ट्रोनॉमी का जिक्र हुआ है? तो मैम, आप यहाँ देख सकते हैं, फादर ऑफ वेदांग ज्योतिष कहा गया आचार्य लगत जी को। इन्होंने उस टाइम पे एक हैंडबुक लिखा, और हम समझ सकते हैं कुछ 1180 BC के आसपास में उन्होंने वो एक हैंड कैलेंडर टाइप बनाया, जिसमें इन्होंने ऋग्वेद और यजुर्वेद से कुछ वर्सेस, आप कह सकते हैं कुछ सिद्धांत वहां से उठाए, जो जहां पे एस्ट्रोनॉमी का जिक्र था। तो ये दिखाता है कि कितना पुराना, करीब करीब 3200 वर्ष पुरानी बात हम कर रहे हैं। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद दो ऐसे मेजर वेद रहे हैं जहां से हमने रेफरेंसेस उठाए हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसके बाद क्या प्रोग्रेस रही हमारी? अगर हम इस जो कैलेंडर बना जो आप बता रहे हैं, इसके बाद किस तरीके से हमने प्रोग्रेस की एस्ट्रोनॉमी में? तो मैम, अगर हम इंडियन एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, आज भी अगर आप देखेंगे भारतीय कैलेंडर, जिसको हम कहते हैं हिंदू कैलेंडर, जो विक्रम संवत हम फॉलो करते हैं, या फिर इस्लामिक हिजरी जो कैलेंडर्स हैं, ये सारी कैलेंडर्स आज भी मून के मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। मून, चांद, जिसके बारे में अभी हमने जो चंद्रयान 3 मिशन भेजा, वहां पे हम मिशन भेजना एक बात है जब हम एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन क्या उसके पोजीशन से हम कोई चीज पता कर सकते हैं? हमारे जो कैलेंडर्स उस पर है, हमारे 24 घंटे का जो साइकिल है, वो सब कुछ पता करना है। ये सब
प्लैनेट्स और मून और सन के पोजीशन के थ्रू ही निकाला गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नक्षत्र, हम सभी लोग अपनी कुंडली वगैरह देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी भी एक तरीके से एस्ट्रोनॉमी का ही पार्ट बनता है। तो अगर हम समझे कि जब हम कुंडली देखते हैं वहां पे हम नक्षत्रों की बात करते हैं, तो नक्षत्र क्या है? अब नक्षत्र आप देखेंगे, मून का अगर आप मोशन देखेंगे 1 महीने के लिए, तो हर रोज मून के पास में आपको एक ब्राइट स्टार या पैटर्न नजर आता है। तो ऐसे कुछ 27 ब्राइट पैटर्न्स या 27 ब्राइट स्टार बोले गए, जो हमारे हिंदी के केस में हम नक्षत्र के बारे में बोलते हैं। आर्यभट्ट की तरफ हम जाते हैं, जो सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, जहां पे हम वैल्यू ऑफ पाई, जो आज भी बहुत ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशन में, मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, शून्य की खोज, ये सभी चीजें, इनका क्रेडिट जाता है आर्यभट्ट जी को। लेकिन ये टाइम पीरियड आ चुका है आपका 5th और 6th सेंचुरी एडी, मतलब आज से कुछ 1500 वर्ष पहले। तो इस बीच में जो भी हमारे डेवलपमेंट हुए, उस टाइम में डेवलपमेंट मेजरली जो पहले हमारे पास रहा होगा उसी को आगे धीरे धीरे बढ़ाया गया होगा। कुछ रिसर्च नहीं करी गई होगी, लेकिन हिस्ट्री को कितना सहेजा गया, तो उसका अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं। हमारे पास आर्यभट्ट जी, उसके बाद भास्कराचार्य जी, वराहमिहिर जी, इन सब के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, इन सब की लिखित किताबें, इनके प्रिंसिपल्स मौजूद है, जो करंट समय में वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी सेम चीजों को फॉलो किया, दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया इंडियन सिस्टम में ही। लेकिन हम रूट्स की जहां बात करते हैं, तो जैसे अभी काफी बारी कहा जाता है कि हमें अपने रूट से जुड़े रहना चाहिए, तो अगर हम अपने रूट से जुड़ते हैं तो वहां पे एस्ट्रोनॉमी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है, जहां पे आर्यभट्ट जी ने जैसे शून्य की खोज, पाई की खोज, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, तो सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो ग्रहण के बारे में बातें आती है। ग्रहण को लेके काफी कुछ मिथ्स हैं जो आज भी बहुत पॉपुलर है कि आपको खाना नहीं खाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे जितने भी मिथ्स हैं आज हम मिथ बस्टिंग करते हैं, लेकिन उस समय में कुछ 5th 6th सेंचुरी एडी, जब टेलीस्कोप्स नहीं थे, जब बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च के बेस पे आर्यभट्ट जी ने हमें उसका साइंटिफिक एक प्रूफ दिया था, कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताया था कि सूर्य ग्रहण कोई राहु केतु का सूर्य को खाना नहीं, बल्कि चंद्रमा का धरती और सूर्य के बीच में आना है। तो ये दिखाता है कि हमारी कितनी रिच हिस्ट्री रही है एस्ट्रोनॉमी में, और ना कि सिर्फ आर्यभट्ट जी। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो भास्कराचार्य जी, इसके बाद हम जाते हैं ये नक्षत्र का कॉन्सेप्ट जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया, जहां पे हम देखते हैं 27 आपके नक्षत्र और इसको 12 हमारे सन साइंस। तो ये सभी चीजें जंतर मंतर डाउन द लाइन हमारा बना। हम और बात कर सकते हैं वराहमिहिर जी के बारे में, जिन्होंने एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी में हमें काफी सारे कॉमेट्स के बारे में हमें बताया, उसके ऑब्जर्वेशन करके हमें बताया। तो ये हमारा इंडिया का हिस्ट्री रहा है। इससे पहले कि हम जंतर मंतर पे पहुंचे, मैं ये जानना चाहूंगी कि कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आप, क्योंकि खुद आप एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए हैं, स्पेस पर आपकी रिसर्च रहती है, आपका काम है वो, तो किस तरीके से आप, मैं आर्यभट्ट की अगर बात करूं, जैसे जीरो की बात हो रही है या पाई की वैल्यू की बात हो रही है, या जैसे अभी आपने बताया कॉमेट्स की स्टडीज, ये कितना हेल्प किया भारत को उस पोजीशन पे लाने में जिसमें आज हम मौजूद हैं? तो मैम देखिए, सबसे जरूरी चीज आपको क्या चाहिए? आप किसी भी चीज को अगर लेते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए इंस्पिरेशन। तो ये इंस्पिरेशन कब मिलती है? जब आपके पास इतना रिच एक हिस्ट्री होता है, तो आपके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक एक्स्ट्रा बूस्ट रहता है कि हाँ, हमने पहले ये किया है। चाहे काफी पहले था, हमने शायद मिशन नहीं भेजे हैं, किंतु हमारे पास वो नॉलेज पुराने जमाने में रही। ये हमेशा हमारे साइंटिस्ट को, यंग जनरेशन को इंस्पायर करती है कि हम दोबारा वो चीज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे पास काफी ऐसे जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड से आज चीजें सीख रहे हैं, किंतु अगर हम अपने रूट्स में झांकते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारे अपने इंडिया का हिस्ट्री इतना मजबूत रहा है, जहां पे हम सब कुछ ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसी नॉलेज को हम कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, अपने करंट जो जनरेशन है उसको जोड़ पाते हैं पुराने अपने रूट से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पीछे ना जाते हुए अगर कुछ पहले पीछे जाएंगे, तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि बताता है कि एस्ट्रोनॉमी में हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि किस हद तक थी। ये जंतर मंतर की तस्वीर है, ये जयपुर वाला जंतर मंतर जिसको आप फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं। और किसी भी एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट से या थोड़ी भी बहुत जानकारी रखने वाले शख्स से अगर आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि ये जीता जागता इतिहास, और ऐसा क्यों है? तो मैम बात करते हैं, जब हम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की बात करते हैं, मान लीजिए आपको प्लैनेट्स के पोजीशन देखने हैं, या सूर्य का पोजीशन देखना है, चंद्रमा का पोजीशन देखना है, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए।
कुछ 1700 के आसपास में सवाई राजा जय सिंह जी ने देखा कि जो उस टाइम पे जो करंट एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स थे उसमें कुछ गलतियां थी। अब उसको ठीक करने के लिए उस जमाने में जो ब्रॉन्ज के, कॉपर के, उनके जो छोटे इंस्ट्रूमेंट थे वो इतने केपेबल नहीं थे कि उससे वो आप टेबल्स अपने ठीक कर पाए। तो उनको एक नीड महसूस हुई, उनको ये समझ आया कि मुझे बड़े इंस्ट्रूमेंट बनाने, तो उन्होंने इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए जहां पे आप आसानी से 2 सेकंड के रेफरेंस में भी टाइम मेजर कर सकते हैं। सन का पोजीशन आप एक्यूरेटली करंट पोजीशन मेजर कर सकते हैं। पूरे साल भर में सन सिर्फ शैडो देख के आप बता सकते हैं कि उसका पोजीशन कहां पे है। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे, करीब यहाँ पे 21 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जो जंतर मंतर जयपुर में मौजूद हैं। ऐसे ही कुल और भी जंतर मंतर है, जैसे हम जंतर मंतर दिल्ली जानते हैं, बहुत फेमस है, 5 इंस्ट्रूमेंट वहां पे भी हैं। आप अगर इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं काफी लंबा सा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सनडाइल है। इससे बड़ा सनडाइल पूरे दुनिया में कहीं नहीं है और ये आज भी आपको 2 सेकंड की एक्यूरेसी से टाइम बता सकता है। दूसरी बात आप यहाँ देख रहे हैं एक और इंस्ट्रूमेंट, राम यंत्र इसको हम बोलते हैं। इस यंत्र के थ्रू आप सन का लोकल कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। एंड मैं ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से कुछ 300 वर्ष पुरानी, जब आप प्लैनेट्स की पोजीशन वगैरह देखते थे। इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है जब आप पंचांग वगैरह बनाते हैं, उसमें जब आप पोजीशंस लिखते हैं तो इनका काफी अच्छा खासा रोल रहा है। ठीक है, और इसके बाद से तो हमें मालूम ही है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते गए। एक लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि यजुर्वेद, ऋग्वेद से जो बिल्कुल अर्लीस्ट रेफरेंसेस हमें मिलते हैं एस्ट्रोनॉमी को लेकर या खगोल विज्ञान को लेकर, और लेटेस्ट अगर हम बोले बहुत ज्यादा पुराना नहीं तो 300 साल पीछे जाते हैं, तो उसके तो जीते जाते सबूत आज भी अगर आप जयपुर जाएं तो आपको ये नजर आएंगे। आप दिल्ली के जंतर मंतर घूमने जाएं, वहां पर आपको ये समझ आएगा, और ये समझ आएगा कि भले ही हमारे पास वो सारी चीजें रिटन तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो जरूर पास ऑन हुई हैं, जिसके बेस पे ये तमाम चीजें भी तैयार की गई हैं। जाहिर तौर पर जब जंतर मंतर बनाया गया होगा तो पहले मालूम तो चला होगा कि किस ग्रह को लेकर ये बनाना है या कैसे पोजिशनिंग करनी है या कैसे इसमें एक्यूरेसी आएगी, तमाम चीजें यहां पर है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, योगेश, कई बार इस बात को बोल चुके हैं एस्ट्रोनॉमी को लेकर भी कि अपनी जड़ों पर वापस जाना जरूरी है। इन जड़ों से अब जिस लेवल पे हम लोग पहुंच गए हैं, कितनी मदद मिलती है? तो मैम ऐसे समझते हैं, पहला एक टाइम या ऋग्वेद के जमाने में हमने जो भी चीजें लिखी वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी। सिर्फ आप प्लैनेट्स का पोजीशन या स्टार्स का पोजीशन जो आप धरती से देख पाते हो उसके बेस पे हमारा रिसर्च रहा है। किंतु जैसे जैसे भारत स्पेस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, 1969 में हमने इसरो स्टैब्लिश किया, 1975 में हमने आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, अपना खुद का रॉकेट सिस्टम बना दिया, तो ये दिखाता है कि भारत की जर्नी कहाँ ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी में कहाँ से शुरू होके कुछ 1500 साल, 2000 साल, 3000, 3500 साल पुरानी जर्नी, और आज एक ऐसे पॉइंट पे है जहां पे हम सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम धरती से बाहर निकल के दूसरे ग्रह तक, जिसको हम पहले सिर्फ देख पाते थे, वहां जाने की बात करें। इनफैक्ट हम मार्स तक पहुंच चुके हैं, तो काफी गौरवपूर्ण एक यात्रा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ करंट कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ कि 10-15 साल में हमने क्या किया, तो हमने धरती से बाहर निकलना सीखा। लेकिन अगर आप ओवरऑल जर्नी समझना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने जड़ों से जुड़ें, हिस्ट्री को समझें, और पुराना जो टेक्स्ट रहा है, रिच इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट जो रहा है, हम उसको एक बार जानें ताकि हमें समझ आए कि कितनी जर्नी हम कर चुके हैं। जाहिर तौर पर, और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि वेदों से शुरू हमारा ये सफर जो है लगातार निरंतर जारी है। लेकिन क्या फर्क है? देखिए, पहले तमाम चीजें, जैसे आज हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम जैसे कि अभी योगेश बता रहे हैं कि अब हम पृथ्वी के बाहर जा रहे हैं, हम बाहर चक्कर लगा रहे हैं, हम स्पेस पे चक्कर लगा रहे हैं। और जब हम उस काल की बात कर रहे हैं, वेद काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन तब भी ये जानकारी थी कि नवग्रह हैं। आपने देखा होगा कि क्योंकि ज्यादा जानकारी तब लोगों को नहीं थी, तो उनको शेप्स अलग दे दिए गए, उनको देवों के रूप में पूजा जाने लगा, लेकिन ये जानकारी बेसिक थी कि 9 ग्रह हैं। और इसी तरीके से वो रिसर्च वर्क जो है वो चलता रहा। कई बार ओरली एक गुरु से शिष्य, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ता रहा, कई बार उसको सहेजा गया, लिखा गया, और धीरे 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 हमारे पास एक ऐसा रिच
मैं कहूं इतिहास है एस्ट्रोनॉमी का, जिसपे आर्यभट्ट के नाम को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य की जब हम बात करते हैं तो भारत का इतिहास, भारत की परंपरा एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग रही और यही कारण है कि लगातार इस बात को कहा जाता है कि पुरानी चीजों के बारे में और रिसर्च की जाए और उनके बारे में जाना जाए ताकि वो हमें आगे बढ़ने में भी मदद करे। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।